जय हिंद दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पर। तो देखिए, दिसंबर 2023 वाला जो नेट जेआरएफ है उसकी परीक्षा 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच होने वाली है। तो उसके जो फर्स्ट पेपर है उसकी प्रैक्टिस के लिए हम डेली आपको जो है PYQs कराएंगे। ये आज हम जो कराने वाले हैं वो 13 जून 2023 को जो आपका पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, उसके जो 50 क्वेश्चन हैं, 50 ही आते हैं फर्स्ट पेपर में, वो हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद सेकंड शिफ्ट वाला कराएंगे और जितने भी एग्ज़ाम हुए थे इस जून वाले में, जैसे मान लो सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनमें सब में फर्स्ट पेपर के जो भी क्वेश्चंस आए थे तो सभी हम आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आपको और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उनकी प्रैक्टिस यूनिट वाइज जो फर्स्ट पेपर है उसकी कंप्लीट हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 5 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की निवल राष्ट्रीय आय ये लाख करोड़ रुपए में दे रखी है और प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय ये 1000 रुपये में है और दर्शाई गई है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर नीचे दी गई जो तालिका है इसमें प्रश्नों के उत्तर मतलब देने हैं आपको, ठीक है। तो ये तालिका दे रखी है, इसको पढ़ना है और आपको प्रश्न के आंसर देने हैं। तो देखिए, ये नेट नेशनल इनकम है, निवल राष्ट्रीय आय है लाख करोड़ रुपए में, ये एक तरफ ईयर दे रखे हैं और प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय दे रखी है, ठीक। तो आइए इसको देख लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 2015-16 में 122 ये दे रखी है 122 लाख करोड़ रुपए, तो सब दे रखा है। क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं कि 2015-16 के संदर्भ में भारत की जनसंख्या में वर्ष 2019-20 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो संदर्भ के ईयर क्या है, 2015-16, इसके संदर्भ में बताना है कि भारत की जनसंख्या में वर्ष 2019-20 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए, प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। 2015-16 में जनसंख्या का पहले निकाल लेंगे तो 2015-16 में जब जनसंख्या निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगी, निवल राष्ट्रीय आय बटे प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो निवल राष्ट्रीय आय कितनी है, 122, ठीक है, 122 लाख करोड़ है और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी है, ये है 95 लाख करोड़, तो 95,000 रुपये में, ठीक है। तो ये जब 122 से 122 को भाग देंगे 95 से तो 1.28 आएगा। तो 2015-16 में ये जनसंख्या निकल आएगी और 2019-20 में निकालेंगे तो इसी सेम तरीके से कर देंगे, 177 ये निवल राष्ट्रीय आय बटे 132 और ये आएगी आपकी 1.34। और जब इसका प्रतिशत निकालेंगे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो 1.34 माइनस 1.22 बटे में 1.28 आएगा। क्यों आएगा 1.28, क्योंकि 2015-16 के संदर्भ में पूछिए तो 1.28 बटे में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 4.6%, ठीक है। तो ये किसके लगभग दे रखा है, तो लगभग कितनी होगी, 4.4%। देखिए, तो 4.4% राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन द नेट नेशनल इनकम ओवर द प्रीवियस ईयर वाज मैक्सिमम, यानी किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में निवल राष्ट्रीय आय में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। तो ये दे रखा है ऑप्शंस, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस वर्ष अधिक थी। तो देखिए, प्रश्न के अनुसार चलते हैं तो सब वर्ष का निकाल लेते हैं। 2016-17 में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, जब 2016-17 में हम निकालेंगे तो 2016-17 में जब निकालेंगे तो पिछले वाले की अपेक्षा पूछा है ना, पिछले वर्ष की अपेक्षा कितनी वृद्धि हुई, तो 136 कर लेंगे। तो देखिए, 136 माइनस 122 क्यों किया है, क्योंकि 136 ये है और पिछले वर्ष का 122 ये है, ठीक है। तो 136 माइनस 122 और पिछले वर्ष की उसमें पूछा है ना संदर्भ में, तो 122 पिछले बार का हो जाएगा। तो ये देखिए, इधर सॉल्व कर लेते हैं, 136 माइनस 122 बटे में 122 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, ये परसेंटेज वृद्धि निकल के आ गई। ठीक इसी तरह से 2017-18 की निकालेंगे। आप डायग्राम एक बार ध्यान से देख लीजिए जिससे आप सॉल्व कर सकें ठीक से, ठीक है। ठीक इसी तरह 17-18 की निकालेंगे, 151 माइनस 136 बटे 136 गुणा 100, ठीक है। तो इस तरह से निकल आएगी और जब इस तरह हम सॉल्व करेंगे इसे तो हमारी जो मैक्सिमम आएगी वो 2016-17 में ही आई है। कितनी आई है, यानी इसमें लिख रखा है अतः 2016-17 में निवल राष्ट्रीय आय में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई है, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गई। देखो, लगभग DI एक जैसी ही रहती है, कभी टफ कभी ईजी, लेकिन पैटर्न सेम रहता है। डेटा हो सकता है थोड़ा क्लिष्ट कर दें आपको, थोड़ा पॉइंटों में दे दें, लेकिन क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा आसानी से। देखो, नेक्स्ट है 5 वर्षों अर्थात 2015-16 से 2019-20 तक प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये बताना है। तो
2015-16 से 19-20 तक में वृद्धि निकालेंगे तो देखिए 132 2019-20 में कितनी हुई है, ये वृद्धि पूछ रहा है 2015-16 से 2019-20 तक ये पूछा है। निवल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति में पूछा है, फोकस करना इधर। प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि पूछी है, तो प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि 2019-20 में देखिए कितनी थी, कितनी आय थी 132,000 रुपये में। ठीक है, तो 132 माइनस 95 बटे 95 किसके संदर्भ में पूछा है इन्होंने, 2015-16 से पूछा है, तो बटे 95 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 38.94 आ जाएगा। कुछ है नहीं क्वेश्चन में ज़्यादा, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप देखिए 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं बहुत आसान तरीके से। अब नेक्स्ट है, ये मानते हुए कि वर्ष 2019-20 के बाद प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि वर्ष 2015-16 में 15-16 से 2019-22 की अवधि की औसत वार्षिक वृद्धि दर % बराबर होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि ये मानते हुए कि वर्ष 2019-20 के बाद जो प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि है वो वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि की औसत वार्षिक वृद्धि दर बराबर होती है। तो वर्ष 2020-21 के अंत में इसका मान 1000 रुपये में क्या होगा। तो देखिए 2016-17 में प्रतिशत वृद्धि निकाल ली इन्होंने पहले। 2016-17 में प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो 105 माइनस 95 किया है, किस तरीके से 105 माइनस 95, ठीक है, बटे में 95 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 100, ये पूरा सॉल्व करके 10.52 आ गया। अब 2017-18 में प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे 115, मतलब 17-18 में निकालेंगे तो इन दोनों के इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, 2017-18 और 2016-17 को। तो 2017-18 में कितनी थी 115 और 2016-17 में थी 105। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर लिया, 115 माइनस 105 बटे 105 मल्टीप्लाई बाई 100, 9.52। ठीक है, अब उसके बाद इसी तरह 18-19 में निकाल ली। 18-19 में किस तरीके से निकालिए, तो देखिए 18-19 की 17-18 के सापेक्ष निकालिए। ठीक है, तो ये देखिए 17-18 और 18-19 की निकलिए, 115 माइनस 126 माइनस 115 बटे 115, तो 126 माइनस 115 बटे 115 इसी तरह से निकाल लेंगे। जब औसत निकालेंगे, इनका औसत पूछा है, तो औसत जो होगा इन सभी को जोड़ के बटे 4, 1 2 3 4 पद हो गए, तो चारों को 4 से भाग कर देंगे। इसी तरह आपको सॉल्व करके उत्तर आ जाएगा 143.34। ठीक है, 143.34 आपका जो है आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रति व्यक्ति औसत निवल राष्ट्रीय आय 1000 रुपये में क्या है। तो प्रति व्यक्ति औसत निवल राष्ट्रीय आय 1000 रुपये में पूछी है इन्होंने। तो देखिए प्रति व्यक्ति औसत पूछा है, याद रखना औसत, तो जितनी भी प्रति व्यक्ति आय थी ना, ये जो दे रखी थी ना 95, 105, 115, 126, 132, इसको जोड़ लेंगे और जितनी है ये जितने पद हैं उससे भाग कर देंगे, बटे में जो आपका उत्तर आएगा वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। इसमें देखिए कथन और स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ये इसको फोकस कर लेते हैं। कथन 1 है 101101, इसका होल करके नीचे 2 दे रखा है, 135 होल 8। ठीक है, से और ये कथन 2 दे रखा है 71 होल 8 और 111001 होल 2। ठीक, तो इस तरह से उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन का उपयुक्त उत्तर जो है उसका चयन करें। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। कैसे है कैसे नहीं है देख लेते हैं। तो देखिए 101101 इसको सब सॉल्व करेंगे, इक्वल दे रखा है 8, तो बाइनरी संख्या में जब इसे लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 001011101 होल 2। तो 001 होता है, इसका मान 1 होता है बाइनरी में, 00011 का मान 3 होता है, 101 का मान 5 होता है। अब तालिका आई, अब आपने देखो बाइनरी पढ़ी होगी, नंबर बाइनरी सिस्टम, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कि 001 जब 000 होता है उसका मान 0 होता है, 001 ऑक्टल में 1 होता है, 0102 होता है, तो इस तरीके से होता है। इसीलिए 135 का जो ऑक्टल बाइनरी संख्या होगी 101101 के समान, तो ये समान इसके होगी। ठीक है, ये पूछा है इसके बराबर होगी या नहीं होगी, तो इसके बराबर होगी 781111, इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए अब ये कथन 2 की बात हो रही है। ठीक है, 7-1 और 7-1 को अलग अलग इन्होंने लिख लिया है यहाँ पे, और 111 का होल 2 और 001 का होल 2,
इसीलिए 111001 इसके होल 2 इसके समान जो है होगा। तो ये दोनों ही सही होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। थोड़ा सा इसमें समझने में दिक्कत आ रही होगी क्योंकि उतनी बाइनरी सिस्टम तो मैंने भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा भी तो आपको ये तो देखो, ये तो पता ही है कि 001 को इसका मान 1 होता है, 011 को इसको 3 लिख सकते हैं यहाँ पे, और 101 को इसका वो 5 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो जिस तरह से इन्होंने इक्वल दे रखा है ये। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा के 3 उपागम हैं, 3 अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन, एक तरफ लिस्ट में है और दूसरी तरफ विषयगत आयाम उनके दे रखे हैं, ठीक है। तो पहली है टीचर सेंटर्ड यानी अध्यापक केंद्रित शिक्षा, दूसरी है शिक्षार्थी केंद्रित और तीसरी है अभिगम केंद्रित। तो देखिए अध्यापक केंद्रित जो शिक्षा होती है ना, इसमें ये आरोपित होती है। अध्यापक तो पढ़ाना चाह रहा है, बच्चे पे आरोपित की जाएगी तब बच्चा जो है पढ़ेगा, तो ये आरोपित शिक्षा हो गई। शिक्षार्थी जो केंद्रित होती है ये साझा सहभागिता होती है, यानी शिक्षार्थी लर्नर सेंटर्ड, इसमें लर्नर जो होता है, विद्यार्थी जो होता है, शिक्षार्थी ये केंद्र में होता है। तो शिक्षार्थी अपना अच्छे से पार्टिसिपेट करता है, यानी शिक्षा ये साझा सहभागिता इसमें होती है। और जो अभिगम केंद्रित होती है, लर्निंग सेंटर्ड होती है, ये आत्मनियंत्रण होती है, इसमें आत्मनियंत्रण रहता है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए ए से ई तक के पदों के सही अनुक्रम को चिन्हित करें जो कि बोर्ड के प्रचालन की प्रणाली का वर्णन करने वाले पैराग्राफ को पूरा करता है। तो कुछ वर्ड्स दे रखे हैं ये, और ये पूरा जो फिल इन द ब्लैंक है इनको फिल करना है। तो देखिए एक कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुंजी यानी जिसे की बोलते हैं, इन्होंने हिंदी में भी की लिख रखा है, इस तरीके का की बात हो रही है। तो एक कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुंजी के नीचे की मैट्रिक्स होता है, नीचे जो होता है की मैट्रिक्स होता है। जब की को दबाया जाता है तो इसे एक स्विच दबता है जो किसको पूरा करता है, ये फिल इनमें से एक वर्ड निकाल के इसको फिल करना है। तो देखिए इसमें आएगा परिपथ, जो परिपथ को पूरा करता है, ठीक है। उसके बाद जो है इससे क्या होता है, विद्युत धारा, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। दबाई गई की अवस्थिति, उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक है, इसमें आएगा गणना, अवस्थिति गणना होती है। दबाई गई की अवस्थिति गणना होती है। दबाई गई की अवस्थिति की तुलना एक किससे की जाती है, एक कैरेक्टर मानचित्र से की जाती है, ताकि दबाई गई की का जो बाइनरी है ना, बाइनरी इसका मान प्राप्त किया जा सके। हो गया। तो इसका जो हमने क्या क्या फिल किया, पहले हमने परिपथ सर्किट फिल किया है, ठीक है। परिपथ सर्किट फिल किया यानी पहले डी, उसके बाद हमने फिल किया ई, उसके बाद फिल किया बी, फिर सी, फिर ए। तो अब देख लेते हैं कहाँ मैच हो रहा है। तो ये जो मैच हो रहा है वो बी ऑप्शन से हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एक कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुंजी, इस तरह से हमने परिपथ भरा, फिर विद्युत धारा भरा, फिर गणना, कैरेक्टर, बाइनरी, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है अध्ययन के प्रतिभागियों पर यहाँ से है स्टार्ट। अनुसंधानकर्ता का कौन सा पहलू किसी अध्ययन के प्रतिभागियों पर मनोसामाजिक प्रभाव डाल सकता है? तो कौन सा डाल सकता है, एटीट्यूड, अभिव्यक्ति, ठीक है। तो अनुसंधानकर्ता का कौन सा पहलू है जो अध्ययन के प्रतिभागियों पर ये मनोसामाजिक प्रभाव डाल सकता है, वो है अभिवृत्ति, यानी अनुसंधानकर्ता की अभिवृत्ति किसी अध्ययन के प्रतिभागियों पर मनोसामाजिक प्रभाव डाल सकता है। क्वेश्चन 10 है कार्य कारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो किसी कारण के गुण संयोगिक पूर्ववर्ती हैं, ठीक है। किसी कारण के गुण संयोगिक पूर्ववर्त हैं, ये असत्य कथन पूछा कार्य कारण के संबंध में। कारण का कारण नहीं है, कारण के सहप्रभाव स्वयं आपस में कार्य कारण के संबंध से जुड़े होते हैं, और अंतरिक्ष जैसे शाश्वत पदार्थ असर्त पूर्ववर्त नहीं है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े फिलोसफिकल भी पूछे जाते हैं, तो सही उत्तर इसमें से बताना है आपको। तो असत्य कौन सा होगा इसमें? तो देखिए किसी कारण के गुण संयोगिक पूर्ववर्त हैं, ये सही है। कारण का कारण नहीं है, ये भी सही है। कारण के सहप्रभाव स्वयं आपस में कार्य कारणों के संबंध से जुड़े होते हैं, ये गलत है। और अंतरिक्ष जैसे शाश्वत पदार्थ असर्त पूर्ववर्त नहीं है,
एनी इटर्नल सब्सटेंस लाइक स्पेस आर नॉट अनकंडीशनल एंटीसीडेंट्स। ठीक है, ये भी सही है। राइट आंसर इसका हो गया सी, क्योंकि पूछा है इसमें असत्य। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन नंबर 11 है। एक मिनट, ये दे रखा है कि किसी मद पर 2%, 4%, 6% और 8%, फिर स्पेस दे रखा है कि श्रृंखला में 15 क्रमागत प्रतिशत छूटें दी जाती हैं। ऐसी कितनी क्रमागत प्रतिशत छूटों के पश्चात प्रभावी छूट 50% से अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये बताना है कि यहाँ स्पेस में क्या आना है कि ये श्रृंखला बन जाए और कि इसकी श्रृंखला में 15 क्रमागत प्रतिशत छूटें इसी तरह दी जाती हैं और ऐसी कितनी क्रमागत प्रतिशत छूटों के जो है बाद ये प्रभावी छूट 50% से अधिक हो जाएगी। तो देखिए ये दे रखा है इन्होंने, प्रभावी छूट 50% से अधिक 8वें स्थान तक हो जाएगी। कैसे? 2 दे रखी है, 4 दे रखी है, 6 दे रखी है। यहाँ पे देख लीजिए आप, दे रखी है 2, 4, 6, 8। तो कितने पदों तक होगी ये? 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। यही पूछा है। कितना ईजी सा क्वेश्चन है। तो 52% हो रही है। ये कहाँ जाके हो रही है? 8वें पद पे जाके। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो गया सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। वायु गुणवत्ता सूचकांक QSI, ठीक है, AQI की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो किसको शामिल किया जाता है? तो देखिए N2O दे रखा है, नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रोजन ऑक्साइड दे रखा है। एक बात ध्यान रखना, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ना वो होता है NO2। ठीक है, और जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो होता है N2O। बस इतना से याद रखना आप एक बार। तो N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक, तो पूछा है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो शामिल किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। राइट आंसर हो गया बी। AQI जो होता है वायु गुणवत्ता सूचकांक, इसमें 8 प्रदूषकों को मतलब 8 प्रदूषकों को ध्यान में रखते हुए ये विकसित किया गया है। इसमें शामिल कौन कौन सा है? तो इसमें है PM 2.5 ये शामिल है, और साथ ही PM 10 शामिल है, अमोनिया शामिल है, लेड शामिल है, नाइट्रोजन शामिल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये इसमें शामिल है। याद रखना, पूछा जाता है कि कौन शामिल नहीं है। फिर नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा प्रणाली के आलोक में, ये आपका शिक्षा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एजुकेशन से। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली के आलोक में विद्यार्थी से 10 सिक्का पढ़ानी का पालन करने की अपेक्षा की गई थी। निम्नलिखित में से क्या आचार संहिता को नहीं दर्शाता है? तो देख लीजिए क्या नहीं दर्शाता है आचार संहिता को। असमय भोजन नहीं करना, ये तो आचार संहिता को दर्शाता है। ठीक है, असमय भोजन नहीं करना, और असत्य नहीं बोलना यानी सदा सत्य बोलना, तो ये भी दर्शाता है। संगीत और नृत्य का आनंद लेना, ये नहीं दर्शाता है। ठीक है, और चोरी नहीं करना ये दर्शाता है। ये मतलब उससे बौद्ध शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। और दान में उपहार स्वीकार करना ये नहीं दर्शाता है। तो कौन कौन सा नहीं दर्शा रहा है? C और E। राइट आंसर हो गया D। ठीक है, मठों और विहारों में छात्रों को चरित्र निर्माण के लिए 10 नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसे 10 सिक्का पढ़ानी कहते हैं। इसमें संगीत और नृत्य का आनंद लेना और दान में उपहार स्वीकार करना शामिल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 14 है। निम्नलिखित कथनों AC में से कौन से कंप्यूटरों में स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको HDD कहते हैं, इसके बारे में सही है? ठीक है, तो देख लेते हैं। ये जो कथन दे रखे हैं A से C तक, इसमें कौन, ये पहला कथन है, इसमें कोई चलायमान हिस्सा यानी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, और सेकंड है ये नॉन वोलेटाइल होता है। थर्ड है ये आंकड़ों के भंडारण के लिए चुंबकीय गुणों का प्रयोग करता है। तो ये 3 कथन दे रखे हैं, कौन सा सही है? तो इसमें जो है आपका B और C कथन सही है। ये नॉन वोलेटाइल होता है और ये आंकड़ों के भंडारण के लिए चुंबकीय गुणों का प्रयोग करता है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो गया C, यानी B और C सही है। तो ए गलत है, इसमें कोई चलायमान हिस्सा नहीं होता है, मूविंग पार्ट नहीं होता है, ये गलत हो गया। क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव एक स्थायी मेमोरी यानी नॉन वोलेटाइल है। ये सिस्टम के बंद हो जाने के बाद भी डेटा सुरक्षित रखता है।
ये जो है आंकड़ों के भंडारण के लिए चुंबकीय गुणों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये सही है। 15 है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO कहते हैं, ये एक वायु प्रदूषक है जो श्वास के साथ जब शरीर के अंदर आता है तो रक्त धारा में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ तुरंत मिलकर जीवन के लिए घातक एक यौगिक का निर्माण करता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यह है कि यदि सूचना का प्रवाह मीडिया से अभिमत प्रणेता तक और फिर उनसे लक्षित श्रोतागण तक होता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब यदि सूचना जो है इसका प्रवाह मीडिया से अभिमत प्रणेता तक, ठीक है, यानी मीडिया टू ओपिनियन लीडर्स, और फिर उनसे लक्षित श्रोतागण यानी एंड फ्रॉम देम टू द टारगेट ऑडियंस, श्रोतागण तक होता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है द्विचरण प्रवाह। ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम से समझ सकते हैं आप। ये है मास मीडिया और ये है ओपिनियन लीडर्स, तो इस तरीके से, और ये हैं फॉलोअर्स, तो ये जो है ये द्विचरण प्रवाह कहलाता है इस तरीके से। ठीक है, 17 है नीचे दो कथन दे रखे हैं, इनको पढ़ना है और सही उत्तर बताना है। कथन माना है व्यवहित संप्रेषण के संकेतों और प्रतीकों का केंद्रीकृत नियंत्रण इंटरनेट पर अभिमतों की बहुलता को प्रभावित कर सकता है। फिर सेकंड है इंटरनेट कंपनियों के वैश्विक कारपोरेट मालिकों का उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है, ना कि बहुलता आधारित जगत का अस्तित्व बनाए रखना। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका देखिए 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, यानी व्यवहित संप्रेषण के संकेतों और प्रतीकों का जो केंद्रीकृत नियंत्रण होता है ये इंटरनेट पर अभिमतों की बहुलता को प्रभावित कर सकता है। और दूसरा, इंटरनेट कंपनियों के वैश्विक कारपोरेट जो होते हैं, कारपोरेट मालिक, इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है, ना कि बहुलता आधारित जो जगत है इसका अस्तित्व बनाए रखना। सही बात है, ये उनका उद्देश्य जो होता है मात्र लाभ कमाना होता है। दोनों कथन सही हो गए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से है ये। नई शिक्षा नीति 2020 में संस्थाओं के बीच क्रेडिट्स के अंतरण की सुविधा के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना करने की सिफारिश की गई है। देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इस बार के एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो इस तरीके से जो फर्स्ट पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, जो पिछले 4-5 साल से इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम एक उनकी वीडियो लेके आएंगे। ये सारे उसमें थीम्स होंगी, जिन जिन थीम्स पे, जिन जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन बने हैं पिछले 4-5 सालों में, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट भी होते हैं। बाकी आप DI अच्छी कर लीजिए, आपका अगर इसमें 30+ स्कोर रहता है तो JRF के चांसेस आपके हो जाते हैं। तो हम इसी तरह आपकी डेली प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। और अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं तो आपकी हिस्ट्री की भी हम प्रैक्टिस इसी तरह करवाएंगे डेली 50 क्वेश्चंस की। ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर को करवा देंगे, 100 क्वेश्चंस उसमें आपके पूछे जाते हैं सब्जेक्ट में, तो पहले 50-50 करके आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा देंगे। क्योंकि मेरा हिस्ट्री से नेट है तो मैं हिस्ट्री में भी आपको गाइड कर सकता हूँ। तो कथन मान है नई शिक्षा नीति 2020 में संस्थाओं के बीच क्रेडिट्स की जो अंतरण है इसकी सुविधा के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की सिफारिश की गई है। सेकंड कथन है NEP 2020 को उद्देश्यों में से एक, जो NEP 2020 है इसके उद्देश्यों में से एक देश की बहुविषयक संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करना है। इसका उद्देश्यों में से एक ये कह रहे हैं कि एक उद्देश्य ये भी है कि देश की जो बहुविषयक संस्थाएं हैं इनकी संख्या में वृद्धि करना। ठीक है, तो पहला कथन सही है, क्योंकि ये जो क्रेडिट्स के अंतरण की सुविधा है इसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी, इसकी सिफारिश की गई है। और दूसरा ये भी सही है, इसमें देश में बहुविषयक संस्थाएं जो हैं इसमें इसकी संख्या में वृद्धि करना शामिल है। तो राइट आंसर इसका हो गया कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। राइट आंसर हो इसका ए हो गया। क्वेश्चन 19 है जब अनुमान कार्यकरण संबंध पर आधारित नहीं होता बल्कि सह अस्तित्व की एकरूपता पर आधारित होता है, जैसे सींगों के आधार पर किसी पशु के विदीर्ण खुरों का अनुमान लगाना, तो इसे निम्न कहते हैं। तो मतलब ये अनुमान संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित है। तो उस अनुमान को क्या कहेंगे? जब सींगों के आधार पे उनके हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम सामान्यतो दृष्टा। ठीक है, जब अनुमान कार्यकरण संबंध पर आधारित नहीं होता बल्कि सह अस्तित्व की एकरूपता पर आधारित होता है, जैसे सींगों के आधार पर किसी पशु के विदीर्ण खुरों का अनुमान लगाना, तो इसे कहते हैं सामान्यतो दृष्टा। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए ये इस तरह के जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम आपका जब यूनिट वाइज आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में समझेंगे।
अभी तो हम प्रीवियस के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व कर ले रहे हैं तुरंत, ठीक है। क्वेश्चन 20 है, एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रतिदर्शों के प्रतिदर्श सह संबंध गुणांकों के लिए निम्नलिखित p मान प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से किसे 1% सार्थकता पर सार्थक माना जा सकता है? तो किसको सार्थक माना जा सकता है? तो देखिए 0.004 और 0.001, ठीक है, इनको सार्थक माना जा सकता है। सहसंबंध गुणांकों के लिए 1% सार्थकता स्तर पर 0.004 और 0.001 सबसे सार्थक माने जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या यही आ रही है और बाकी तो 0.1 भी अपने आप में इससे काफ़ी बड़ा है। 0.0 और 0.99 और 0.995 ये भी बड़े हैं, तो राइट आंसर इसका हो गया सी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित युक्ति में अंतर्निहित तर्क दोष की पहचान कीजिए। दूसरे ग्रहों पर बुद्धिमान जीवन होना चाहिए, दूसरे ग्रहों पर बुद्धिमान जीवन होना चाहिए, अभी तक कोई भी ये सिद्ध नहीं कर सका है कि ऐसा नहीं है। देयर मस्ट बी इंटेलिजेंट लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, नो वन हैज़ प्रूवन डैट देयर इज नॉट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। ये पराज्ञान मूलक युक्ति है, यानी अपील टू इग्नोरेंस, यानी दूसरे ग्रहों पर बुद्धिमान जीवन होना चाहिए, अभी तक ये कोई भी सिद्ध नहीं कर सका है ऐसा कि ऐसा नहीं है। इस युक्ति को जो है पराज्ञान मूलक युक्ति तर्कदोष इसमें अंतर्निहित है। क्वेश्चन 22 है, किसी व्यक्ति का वेतन प्रत्येक वर्ष 10% घटता है और उसका बोनस प्रत्येक वर्ष जो है 24% बढ़ता है, ठीक है। यदि 2020 के अंत में उसका वेतन बोनस क्रमशः 8,000 रुपये और 2,500 था, तो मार्च 2020 और मार्च 2022 में उसकी कुल आय के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर बता देना है, मार्च 2020 में उसका वेतन इतना था और बोनस इतना था उसका, तो वेतन कितना हो गया, ये आपका जो फार्मूला लगेगा मूलधन गुणा 1-r/100 की पावर n, ठीक है। तो उस हिसाब से आप ये निकाल लेंगे। उसके बाद बोनस, ये बोनस आपका निकल जाएगा 2,500 मल्टीप्लाई 1 + 24/100 कर देंगे, तो ये जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका बोनस आ जाएगा। उसके बाद मार्च 2020 में आय आपकी मतलब इतनी दे रखी है इन्होंने, और मार्च 2022 में कुल आय ये है, ठीक है, क्योंकि बोनस को जोड़ देंगे साथ में, तो दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो 176 की कमी आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, नीचे दी गई श्रृंखला में चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। नीचे दी गई जो संख्या है इनमें चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। तो 3, 8, 17, 32, 57, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क है, फिर 177, तो कौन सी संख्या आएगी। ये इस तरीके से दे रखा है, 3 किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 1 + 1 की पावर 2, ठीक है, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, इससे 17 को तोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से कौन सी संख्या आएगी, कहाँ तक दे रखी थी हमें संख्या, हमें दे रखी थी 3, 8, 17, 32, 57 के बाद हमें संख्या बतानी थी कि कौन सी आएगी। तो इस सीरीज में इसको देखो इन्होंने लिखा है कि 2 + 1 और इसकी होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 की पावर 3 जब इन्होंने लिखा तो यानी 8 बन रहा है ये, 3 की पावर 2 यानी 3 × 3 = 9, तो 8, 9, 8, 17 हो गए, 32 हो गए, 57 हो गए। इसी तरह यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देख रहे हो आप एक एक घात जो है यहाँ पे बढ़ रही है, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे सेम घातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 2 की पावर 6 हो जाएगी और 6 की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पे 2, 2, 2 सेम है, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो रहा है और घात इधर बढ़ रही है, तो इधर आएगा 100, ठीक है, समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 24 है, मीडिया के श्रोतागण के मामले में निम्नलिखित में से, यह है एनालॉग मीडिया के श्रोतागण के मामले में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, वे हैं, तो कौन कौन से सही हैं, कौन ये बताना है। तो देखो ये है, एक तो बड़ी संख्या में, ठीक है, और दूसरा विषम और तीसरा अनाम, ये तीनों सही हैं, सही उत्तर बताना है। क्योंकि एनालॉग मीडिया जो है इस हिसाब से राइट आंसर हो गया सी, सॉरी डी सही हो गया, ठीक है, सी नहीं डी। तो एनालॉग मीडिया एनालॉग गुणों वाली सामग्रियां हैं, जैसे फोटोग्राफिक फिल्म जिनका उपयोग कैमरे जैसे एनालॉग उपकरणों में किया जाता है। एनालॉग मीडिया के श्रोतागण के संबंध में निम्नलिखित कथन जो है सत्य हैं। इसमें बड़ी संख्या के श्रोता होते हैं, विषम और तीसरा अनाम, ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं। जब आप ये
टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से समझेंगे। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और कितना डेप्थ में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, 20वीं सदी के प्रारंभ में 1902 में महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ थे? तो किस किस जगह पे कॉलेज ये थे बताना है आपको। तो देखिए रुड़की में था, और ये था आपका मद्रास में भी था, कानपुर में भी था, नहीं कानपुर में नहीं था। ठीक है, कानपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, ये बाद में बना है। और शिवपुर बंगाल में था, और आपका साथ ही यहाँ पे था पुणे में। ठीक है, पुणे में भी था, मतलब कानपुर में नहीं था। तो राइट आंसर इसका हो गया बी, ABDE। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ थे आपके, रुड़की, मद्रास, शिवपुर बंगाल और पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसी गांव की जनसंख्या जो है वो 11,000 है। यदि बच्चों की जनसंख्या में जो है बच्चों की संख्या में 11% की वृद्धि होती है और वयस्कों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 12,660 हो जाती है। उस गांव में बच्चों और वयस्कों की अलग अलग जनसंख्या बतानी है। तो इन्होंने मान लिया कि बच्चों की संख्या x है। ठीक है, वयस्कों की कितनी हो गई, तो 11,000 माइनस x। अब प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं कि 11% की वृद्धि कर दी जाती है अगर बच्चों की संख्या में, और 20% की वृद्धि कर दी जाती है अगर किसकी संख्या में, वयस्कों की संख्या में। ठीक है, तो ये वयस्कों की संख्या में 20% की वृद्धि यानी 120, और 11% की वृद्धि बच्चों की संख्या में यानी 111/100। तो ये सॉल्व करके इतना आ गया। अब ये जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारा फाइनली आएगा x का मान निकल आएगा, बच्चों की संख्या 6,000। अब बच्चों की संख्या 6,000 है तो वयस्कों की कितनी हो गई, 5,000। ठीक है, इसके हिसाब से 11,000 माइनस 5,000, 6,000 इक्वल टू 5,000। अब देखिए 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैसें हैं? कौन सी प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है? तो देखिए CO2 है ग्रीन हाउस गैस, उसके बाद CO2 तो है ही, और H2O यानी जलवाष्प भी है, और ओजोन भी है। आप ये मत समझें कि ओजोन जीवन रक्षक है तो वो ये नहीं होगी, मतलब पॉल्यूशन नहीं करती होगी, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। तो ओजोन भी है, और इससे पहले मीथेन, ये छूट गई यहाँ की, मीथेन भी है। ठीक है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट आंसर हो गया ABCD। तो देखिए इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और ओजोन आदि हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसे ग्रीन हाउस से गैस के दर्जे से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 28। वैश्विक वेब इंटरनेट, ये है इंटरनेट कथन बंद दे रखा है। इंटरनेट वैश्विक वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पर समान रूप से इस्तेमाल होने वाली सेवा है। ये कथन बना है ये कि इंटरनेट जो है वो वैश्विक वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर समान रूप से इस्तेमाल होने वाली सेवा है। कथन 2 है, कथन 2 क्या है? कथन 2 है HTTP वह प्रोटोकॉल है जिसे वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर इंटरनेट पर एक दूसरे से संप्रेषण करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो देखिए कथन 1 तो असत्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इंटरनेट जो है वो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर समान रूप से इस्तेमाल होने वाली सेवा नहीं है, और सेकंड कथन जो है वो सत्य हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो गया कौन सा, D। तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट एक साथ कार्य करते हैं, परंतु एक ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही है, वो बस एक साथ कार्य करते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब उपयोगकर्ता के लिए सुलभ इंटरनेट के भाग के रूप में कार्य करता है। इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट में बहुत से स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होते हैं। और HTTP क्या है? ये वह प्रोटोकॉल है जिसे वेब ब्राउज और वेब सर्वर इंटरनेट पर एक दूसरे से संप्रेषण करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैव विविधता संबंधी जो अभिसमय है जिसको कहते हैं CBD, ये जो है इसका सचिवालय पूछा है कहाँ है? तो इसका सचिवालय है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसका सचिवालय है CBD का। तो ये आपके एनवायरनमेंट वाली जो यूनिट है उससे ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन से जो आपके इंस्टीट्यूट पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट से। नीचे दिए गए 2 कथन दे रखे हैं, इनको आपको बताना है। तो कथन 1 है, अनुपातत मापनी में शून्य बिंदु यथेच्छ होता है। जो अनुपातत मापनी है इसमें शून्य बिंदु यथेच्छ होता है। देखो हिंदी इतनी क्लिष्ट है कि आप हिंदी पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाएंगे। इंग्लिश पे ध्यान दो थोड़ा सा। इन अ रेशियो स्केल 0 पॉइंट इज आर्बिट्री। ठीक है, अब सेकंड है, कथन सेकंड है, नामित मापनी यानी नॉमिनल स्केल
में आंकड़ों का क्रम निर्धारण, रैंक निर्धारण किया जा सकता है। तो द नॉमिनल स्केल अलाउज ऑर्डरिंग रैंकिंग ऑफ डेटा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। दोनों का कथन गलत है, क्यों है? एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुपात मापनी में निरपेक्ष शून्य बिंदु मापनी का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। इसी के द्वारा हम दो स्थानों या विशेषताओं के मध्य दूरी का अनुपात पता लगा पाते हैं। ठीक है, नामित मापन क्या होता है? तो ये सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन है। इस प्रकार का मापन किसी गुण अथवा विशेषता के नाम पर आधारित होता है। इसमें व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को उनके किसी गुण अथवा विशेषता के आधार पर कुछ वर्गों या समूहों में विभक्त किया जाता है। इन वर्गों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर्निहित क्रम अथवा संबंध नहीं होता है। फिर अब ये देखिए, एक तरफ लिस्ट दे रखी है, इसमें सूची 1 में तर्क दोष दे रखा है, दूसरा सूची 2 में विवरण उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक है, तो ए बी सी डी ये दे रखे हैं, इन पे आप फोकस करें। बैंड वैगन युक्ति और स्ट्रॉमैन युक्ति है, रेड हेरिंग युक्ति है और आत्माश्रय दोष है। और वो किस सूची से मैच कर रहा है ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ मैं आपको सही सुमेलित हैं वो बता दे रहा हूँ। जो बैंड वैगन युक्ति है, ये युक्ति देने वाला पाठक या श्रोता श्रोता की स्वयं के मूल्यवान होने पर या स्वीकार योग्य होने की आकांक्षा को आकर्षित करता है। ये बैंड वैगन युक्ति होती है। और स्ट्रॉमैन युक्ति क्या होती है कि युक्ति देने वाला विपक्षी की अवस्थिति को गलत प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये होती है स्ट्रॉमैन युक्ति। और रेड हेरिंग युक्ति क्या होती है कि युक्ति देने वाला श्रोताओं का ध्यान हटाने के लिए असंबद्ध प्रश्नों को उठाता है। मतलब रेड हेरिंग युक्ति क्या है कि जो युक्ति देने वाला है वो श्रोता जो होंगे उनका ध्यान हटाने के लिए असंबद्ध प्रश्न होंगे उनको उठाएगा, जो कहीं से लिंक नहीं कर रहे होंगे आपके उस टॉपिक से। और आत्माश्रय दोष क्या होता है? युक्ति देने वाला सिद्ध किए जाने वाली बात को मानकर चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है। बार बार, ये कथन है, कथन 1, बार बार किए गए मापनों की श्रृंखला के मानक विचलन से किसी एकल मापन की संयोगिक त्रुटि के संभावित आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। ये कथन 1 दे रखा है आपका। और कथन 2 क्या दे रखा है? कथन 2 है, पूर्वाग्रह सभी मापनों को समान तरीके से प्रभावित करता है, उन्हें एक ही दशा में धकेलता है। ये पूर्वाग्रह के बारे में है। और दूसरा जो फर्स्ट दे रखा है वो बार बार किए गए मापनों की श्रृंखला के मानक विचलन से किसी एकल मापन की संयोगिक त्रुटि के संभावित आकार का अनुमान लगाया जाता है, ये दे रखा है। तो कौन सा कथन सही है? तो जी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि जो बार बार किए गए मापनों की श्रृंखला है, इसके मानक विचलन से किसी एकल मापन की संयोगिक त्रुटि के संभावित आकार का अनुमान लगाया जाता है। पूर्वाग्रह सभी मापनों को समान तरीके से प्रभावित करता है, उन्हें एक ही दिशा में धकेलता है। अतः 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन 33 है, यदि किसी कूट भाषा में जनरलाइजेशन के ये दे रखा है आपका 52627 134819406 के रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में जो ओरेगेनोस है इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो देखिए, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है प्रश्नानुसार कि जी को 5 लिखा है, ई को बहुत ईजी सी रीजनिंग रहती है, तो उसी तरह ऑर्गेनोस को जो है इस कोड में लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, कथन 1 है, शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का उसके अधिगम अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, ये पढ़ के ही लग रहा होगा कि ये तो गलत हो गया, क्योंकि शिक्षार्थी की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है इसका उसके अधिगम अनुभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है, लैंगिक शैक्षणिक संप्राप्ति का प्रबल निर्धारक नहीं है। लैंगिकता शैक्षणिक संप्राप्ति का प्रबल निर्धारक नहीं है, तो ये सही है। तो कथन 1 तो गलत हो गया, कथन 2 सही है। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन 35 है, क्या दे रखा है कि जिस अनुसंधान अध्ययन में मनुष्यों की प्रतिभागिता होती है उसमें निम्नलिखित में से कौन से नैतिकता संबंधी मुद्दे सामने आते हैं? तो पहला है सुविचारित सहमति का अभाव, सही है। दूसरा है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान, ये भी सही है। और तीसरा है एक्सेसिव इंड्यूसमेंट यानी अत्यधिक प्रलोभन, ये भी सही है। तो कौन कौन सी चीज़ें सामने आती हैं? ए और बी और सी कथन सही हैं। ठीक है, अनुसंधान अध्ययन में मनुष्यों की प्रतिभागिता होती है, उसमें नैतिकता संबंधी निम्न मुद्दे सामने आते हैं।
पहला है सुविचारित सहमति का अभाव, दूसरा है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान, और तीसरा है अत्यधिक प्रलोभन। 36 देख लेते हैं कि संप्रेषकों के दृष्टिकोण से भाषा और अन्य प्रतीकात्मक प्रणालियाँ हैं। तो देखो, जिसकी हिंदी वीक है वो इंग्लिश भी देख सकते हैं यहाँ पे, और जहाँ मुझे हिंदी की लिस्ट लग रही है वहाँ मैं इंग्लिश में भी आपको बता रहा हूँ, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। संप्रेषकों के दृष्टिकोण से भाषा और अन्य प्रतीकात्मक प्रणालियाँ हैं, तो कौन कौन सी हैं देखिए। तो सी है सामाजिक उत्पाद। तो संप्रेषण के भाषाई और अन्य प्रतीकात्मक साधन निश्चित तौर पर सामाजिक उत्पाद हैं। भाषा संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित होती है और भाषा संस्कृति के बारे में सबका प्रतिनिधित्व करेगी। 37 है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि की विशेषताएं नहीं है। अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि जो है इसकी विशेषताएं नहीं है। तो इसमें क्या होता है, विद्यार्थी निष्क्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, यानी स्टूडेंट आर पैसिव लर्नर्स। तो क्या ये सही है? तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि विद्यार्थी निष्क्रिय नहीं होते हैं। विद्यार्थी अध्यापक केंद्रित बेशक होती है, लेकिन विद्यार्थी जो है इसमें पूछा सही उत्तर, तो विद्यार्थी भी सक्रिय रहते हैं। ठीक है, पहला गलत हो गया। बाकी बी जो है वो सही है, क्योंकि अध्यापक अधिगम हेतु सुसाध्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। अध्यापक अधिगम गतिविधियों को निर्देशित करते हैं। अधिगम विद्यार्थियों के बीच सहयोगात्मक आधारित प्रक्रिया है। तो सी गलत है। ठीक है, बी ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, बी सही है और आपका डी भी सही है और ई भी सही है, क्योंकि अधिगम विद्यार्थी अभिरुचि आधारित होता है। लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, ये इसीलिए गलत है क्योंकि अध्यापक अधिगम गतिविधियों को निर्देशित करते हैं, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट लर्निंग एक्टिविटीज़ नहीं कराते। टीचिंग डायरेक्ट लर्निंग एक्टिविटीज़ सिर्फ डायरेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि उनको पूरा सुचारू रूप से चीज़ें समझाते हैं बाकायदा। ठीक है, तो अध्यापक अधिगम गतिविधियों को सिर्फ निर्देशित नहीं करते हैं, बल्कि उनको पूरा उसकी एप्लीकेशन फॉर्म भी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 38, देखते हैं। ऑनलाइन अधिगम खेलों के सृजन और साझेदारी में निम्नलिखित में से कौन उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? कहूत का। तो कहूत का प्रयोग ऑनलाइन अधिगम खेलों के सृजन और साझेदारी के लिए किया जाता है। ये नॉर्वेजियन ऑनलाइन गेम आधारित शिक्षण प्रणाली है, याद रखना नॉर्वेजियन। ठीक है, नॉर्वे से संबंधित है। क्वेश्चन 39 है, एक स्मार्ट होम एप्लीकेशन जो प्रकाश, तापक्रम, मनोरंजन प्रणाली और उपकरणों को स्वतः नियंत्रित करता है, निम्नलिखित का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये यूबीक्विटस कंप्यूटिंग का। ओके, एक स्मार्ट होम एप्लीकेशन में प्रकाश, तापक्रम, मनोरंजन प्रणाली और उपकरणों को स्वतः नियंत्रित करता है, ये यूबीक्विटस कंप्यूटिंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, जल शोधन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक शोधन है? तो ये कौन सा एक रासायनिक शोधन होगा? स्कंदन। ठीक है, स्कंदन एक रासायनिक शोधन है, इसका प्रयोग जल शोधन में किया जाता है। स्कंदन होता क्या है? तो जब कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत जो अपघटक है उसकी अल्प मात्रा मिलाई जाती है, अपघट इसकी अल्प मात्रा जब मिलाई जाती है तो इनके कणों का आवेश नष्ट हो जाता है, जिससे कोलाइडी कण आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। इसी क्रिया को कहते हैं स्कंदन। 41 है, हम निर्माण करने से निर्माणकर्ता बनते हैं और जो न्याय संगत कार्य है उसे करने से न्याय संगत बनते हैं। इस कथन के आलोक में क्या दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है? तो देखो, ये डी है, गुण एक यांत्रिक और अनैतिक कौशल है, ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए ये स्टेटमेंट जो है, हम निर्माण करने से निर्माणकर्ता बनते हैं और जो न्याय संगत कार्य करते हैं वो न्याय संगत बनते हैं। इससे ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि गुण एक यांत्रिक और अनैतिक कौशल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 है, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि ये उत्पन्न की जाती है, ये कथन निम्न में से किस हेत्वाभास को संकेत करता है? यानी साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग हेटा, यही वही मतलब हेत्वाभास, उसे इसी तरीके से लिखेंगे। तो हेत्वाभास भारतीय तर्क में एक भ्रम को दिया गया नाम है। हेत्वाभास इसीलिए होता है, क्यों होता है? क्योंकि मध्यपद कारण हो सकता है लेकिन तर्क नहीं। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि ये उत्पन्न होती है। इस वाक्य में विरुद्ध यानी विरोधाभासी कारण हेत्वाभास है। क्वेश्चन नंबर 43, नकारात्मक संप्रेषक सामान्यतः व्यक्त करते हैं। तो क्या व्यक्त करते हैं? नकारात्मक जो संप्रेषक होते हैं, निगेटिव कम्युनिकेटर जो होते हैं, वो यूजुअली एक्सप्रेस क्या करते हैं भाई? तो ये देखिए, एक तो है अमर्ष जिसे बोला गया है, ठीक है, एक तो अमर्ष और दूसरा निराशावाद।
और तीसरा ये अविश्वास। बाकी आशावाद तो नहीं करते हैं, ये तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। और शाब्दिक माधुर्य भी नहीं होता है। ए और बी गलत है, सी डी ई सही है। राइट आंसर इसका हो गया सी। ठीक है, सी हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, निर्माणकर्ता मूल्यांकन की विविध प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो ये आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए और इसका जो राइट आंसर होगा, ये पॉज करके आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ए, बी और सी ये सही है। यानी निर्माणकर्ता मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। क्या विशेषताएं हैं? ये शिक्षार्थियों की अधिगम दक्षता बढ़ाने में मदद करता है। ये शिक्षार्थियों को अधिगम में सक्रिय और सतत रूप से संलग्न करने में सहायता करता है। और ये शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण रणनीतियों के प्रयोग के लिए अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कथन 1, लाहौर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी। कथन 1 सही है। कथन 2 है, एक मिनट, कथन 1 सही है और कथन 2 है, इनकी स्थापना का मुख्य कारण इन स्थानों पर ओरिएंटल और आधुनिक यूरोपीय शिक्षा सहित उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग थी। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़िए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है। तो पढ़ते हैं और क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक, तो भारत अपने भूजल और सतही जल यानी जो नदियां हैं, जलधाराएं हैं, झीलें हैं, आर्द्रभूमियां और जलाशय हैं, इनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए अगले 40 वर्षों में एक जल अभाव वाला देश बन सकता है। प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 1486 घन मीटर यानी अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो 1.5 मिलियन लीटर की जल की उपलब्धता के साथ भारत जल तंगी यानी अल्पता की श्रेणी में आता है। 1000 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष से कम स्तर पर जाने पर यह जल की अत्यधिक कमी की श्रेणी में आ जाएगा। जल की खपत का तरीका भी समस्या को अधिक बढ़ा देता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी CGWB के आंकड़े जो है बताते हैं कि भूजल के अंधाधुंध उपयोग से 2022 में देश में कुल आकलित 7086 इकाइयों में से 4% संकटग्रस्त हो गई हैं, जबकि 14% को अति दोहित के रूप में आकलित किया गया है। ये स्थिति 2017 में अधिक बदतर थी, जब 17% इकाइयों का अति दोहन हुआ था। विभिन्न पुनर्भरण और संरक्षण प्रयासों से लाभ हुआ है, परंतु पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में ऐसी इकाइयों की संख्या अधिक बनी हुई है। भारत में 87% भूजल सिंचाई के लिए जल जो है निकाला जाता है और उसे विशेषज्ञ कहते हैं कि पूरे वर्ष भर अत्यधिक भूजल निष्कर्षण भूजल का स्तर घटने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि पुनर्भरण प्राथमिक रूप से मानसून में होता है और दूसरी ओर जलाशयों के अतिक्रमण और नदियों के जलधाराओं में अनुपचारित अपशिष्ट यानी जल में विसर्जन से सतही जल संसाधनों में कमी आई है। तो 46 हमारा क्वेश्चन है वो इसी गद्यांश से है आपका। तो जल संसाधनों में कम होने के लिए उत्तरदायी कारकों को अभिज्ञात कीजिए। तो देखिए, कृषि जल में जल की खपत और वाणिज्यिक क्षेत्र में जल की अधिक खपत और जलाशयों का अतिक्रमण। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। और बाकी और भी कथन दे रखे हैं, घरेलू जल में जल का अत्यधिक प्रयोग और नदियों और जलधाराओं में अनुपचारित अपशिष्ट जल का विसर्जन। तो इसमें आपके कथन जो हैं ए, सी और ई सही हैं। ए, सी और ई, डी गलत हो गया। ठीक है, बी भी गलत हो गया। तो जल संसाधनों के कम होने के लिए उत्तरदायी कारक ये दे रखे हैं 3 कारक, नदियों और जलधाराओं में अनुपचारित अपशिष्ट जल का विसर्जन और कृषि क्षेत्र में जल की अत्यधिक खपत और जलाशयों का अतिक्रमण। 47 है, भारत जल अभाव वाला देश हो जाएगा यदि प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता जो है प्रति वर्ष जल की उपलब्धता कितनी कम हो जाए। तो ये आपने पढ़ा 1 मिलियन लीटर। ठीक है, भारत जल अभाव वाला देश हो जाएगा अगर अगले 40 वर्षों में यदि प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1 मिलियन लीटर से कम हो जाती है। 48 है, वर्ष 2022 में CGW द्वारा कितना जल इकाइयों का आकलन अति दोहित इकाइयों के रूप में किया जाता है। तो 992। तो वर्ष 2022 में CGW द्वारा जल इकाइयों का आकलन अति दोहित इकाइयों के रूप में किया जाता है कितना 14%। कुल आकलित इकाइयाँ हैं 7089। तो अति दोहित के द्वारा कितनी हो गई, तो ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 992 लगभग। इसका मतलब क्या होता है, इस तरीके का जो साइन होता है मतलब अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है,
ये है, मान लीजिए कि वर्षों 2017 और 22 में CWGB द्वारा आकलित भूजल इकाइयों की कुल संख्या समान अर्थात 7089 थी। तो 2017 और 22 में अति दोहित इकाइयों की संख्या के बीच कितना अंतर था? तो कुल आकलित इकाइयाँ 7092। 2017 में अति दोहन किया गया 17% का, और इस प्रकार ये सॉल्व करके ये आ जाएगा। और 2022 में अति दोहन किया गया 14% का, तो इस प्रकार 7089 मल्टीप्लाई बाई 14 ये आ गया। और 2017 और 22 में अंतर पूछा है तो घटा देंगे, ठीक है। 50 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप प्रैक्टिस लगातार करते रहें। निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्यों में भूजल की अति दोहन की गई इकाइयाँ अत्यधिक संख्या में पाई गई हैं? तो कौन कौन सी पाई गई हैं, किस किस जगह पे? राजस्थान और दिल्ली, पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो किस जगह पे हैं ये हैं आपकी A, B और D में। किस जगह? राजस्थान और दिल्ली में, पंजाब हरियाणा में और तमिलनाडु और कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए आपके वो राज्य। तो ये हो गया आपका सेट फर्स्ट, जो कि 13 जून को शिफ्ट 1 में पूछा गया था, और कल हम आपको कराने वाले हैं शिफ्ट 2 का पेपर, ठीक है। ये हम आपको कराएंगे शिफ्ट सेकंड, 13 तारीख को पूछा गया प्रश्न। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।